नमस्कार। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेरे जेब में क्या आएगा या मुझे क्या कुछ फायदा होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पिछले मैं 20 साल के वक्त को देखूं तो जो कर्ज लेने वाले हैं उनको 4 श्रेणी में आप बांट सकते हैं। एक, जिन्होंने बीपीएलआर यानी कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पे कर्ज लिया है। एक वो हैं जिन्होंने बेस रेट पे कर्ज लिया है। एक वो हैं जिन्होंने एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट पे कर्ज लिया है। और एक जिन्होंने जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सिस्टम है उस पे कर्ज लिया है। ये 4 इसलिए हैं क्योंकि अगर आप 2003 से 2019 तक देखेंगे तो ब्याज दर तय करने की ये 4 व्यवस्था है। सबसे पहली अगर मैं व्यवस्था बात करूं बीपीएलआर की, तो ये 2003 में शुरू हुआ था और 2010 तक चला। फिर 2010 में बेस रेट आया जो कि 2016 तक चला। फिर 2016 में आपका एमसीएलआर बेस्ड सिस्टम आया जो कि 2019 तक चला। ये सारे जो आप शब्द सुन रहे हैं ये थोड़ा सा आपको लगेगा बहुत भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन इन सारे शब्द, इन सारे टर्म के पीछे मकसद ये था कि बैंक के लिए जो फंड आता है, जो पैसे आते हैं, उसकी लागत कितनी है और उस पर वो कितना मार्जिन जोड़ करके आपका जो कर्जदार हैं, जो कर्ज लेने वाले हैं, उनको वो उस दर पर कर्ज दे सकते हैं। तो एक शिकायत हमेशा ये रहती थी कि जब रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी करता है उसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिलता, उसका फ़ायदा बैंक लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर 2019 से एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसका नाम दिया गया एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सिस्टम। और इसमें यह हुआ कि बैंक को ये आज़ादी होगी कि या तो वो रेपो रेट के आधारित या किसी और आधार पर अपने ब्याज की दर जो है वो तय करें। तो अमूमन ज़्यादातर बैंकों ने जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में रेपो रेट को आधार बनाया है। यही वजह है कि जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी की है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद कर्ज लिया है, खासतौर पे जैसे घर कर्ज की बात करें तो। अब आप कहेंगे कि ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट दरअसल वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें जो बैंक होते हैं वो अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रखा जाता है और उसके पीछे की सोच ये होती है कि बैंक कम से कम पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कर्ज देने में इस्तेमाल करें। अब आइए वापस आते हैं जो रेपो रेट में जो बदलाव किया गया। अब जो हमारा रेपो रेट है वो 4% है और ब्याज दर तय करने में क्या होता है कि रेपो रेट के ऊपर कुछ मार्जिन जोड़ दिया जाता है। इस समय घर कर्ज का जो औसत है वो लगभग 7.18 से लेकर के 7.8% के बीच है। अब इसमें 40 बेसिस पॉइंट की यानी कि 1% का जो 40 हिस्सा है वो कम होगा। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है और उसकी मियाद 20 साल के लिए है। आपने जब लोन लिया था 1 अक्टूबर 2019 के बाद तो उस पर ब्याज की दर तय की गई थी 7.4%। अब यदि वो ब्याज दर 40 बेसिस पॉइंट चूंकि कम किया गया वो 7% है तो आपका ईएमआई कितना हो जाएगा? तो ईएमआई में कमी जो है वो लगभग 750 रुपये की आएगी। और अगर आप इसको सालाना आधार पर जोड़ करके देखें तो लगभग आपको 8,500-8,600 रुपये का फायदा होगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि 8,000, 9,000, 10,000 रुपये से क्या होने वाला है, लेकिन आप ये भी देखिए कि एक एक व्यक्ति के पास अगर 8,000 या 9,000 रुपये आते हैं और यदि ये संख्या करोड़ में, 2 करोड़ में पहुंचती है तो कितनी रकम जो है वो खर्च के लिए उपलब्ध हो सकती है, बाजार में कितनी रकम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि रेपो रेट में जब कमी की गई है तो इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या टर्म डिपॉजिट कराते हैं वहाँ पर ब्याज दर में कमी आएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बैंक में जितने लोग पैसा जमा कराते हैं उससे कम संख्या कर्ज लेने वालों की होती है, लेकिन हमारा ज़्यादातर ध्यान कर्ज लेने वालों के ऊपर जाता है और ये माना जाता है कि उद्योग जगत को भी इससे काफ़ी फायदा होगा। तो ये रिजर्व बैंक की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कारोबारियों के लिहाज से, व्यवसायियों के लिहाज से। ये कारोबारी या व्यवसायी ऐसे हैं जिनको ये सुविधा दी गई थी कि आपको वर्किंग कैपिटल में 3 महीने की अतिरिक्त आपको छूट मिलेगी, यानी कि 3 महीने के बाद आप वो पैसा जमा कराएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ दी गई थी कि आपको पूरा का पूरा ब्याज एक मुश्त चुकाना होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि जो कुछ भी पैसा आ रहा है वो एक साथ निकल जाएगा।
तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, उनको कहा कि आपको एक बार नहीं चुकाना है, ये आपके लिए कर्ज हो गया है, किस्त बांध दी जाएगी और 31 मार्च 2021 तक आपको ये पैसा किस्तों में चुकाना होगा। तो यानी कि आपने जो पहली मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक जो आपको सुविधा दी गई है, उसके लिए जो ब्याज आपका बढ़ेगा, वो ब्याज या ब्याज जो बकाया बनेगा, वो आपको 31 मार्च 2021 तक चुकाना है। एक और मुद्दा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो 3 महीने ईएमआई ना देने की सुविधा दी गई है। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप 3 महीने ईएमआई नहीं देते, 3 महीने पहले ही आपको सुविधा मिल चुकी तो 6 महीने हो जाएंगे। ये 6 महीने का ईएमआई आपका जो टोटल आपका कर्ज का पीरियड है, मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए रखा है, यानी कि 240 महीने हैं, तो 240 महीने से वो बढ़ करके आपका 250 महीने हो जाएगा या 255 महीने हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होगी कि जो ब्याज का आंकलन है वो भी बढ़ जाएगा, तो आप जितना पैसा वापस करना है उससे कहीं ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक सलाह ये है कि अगर आपके पास नगद है, अगर आपके पास पैसा है, बैंक में जमा हुआ है, तो आप बेहतर होगा कि आप जो ईएमआई आपको एक सुविधा दी गई है 3 महीने न चुकाने की, इसका फायदा ना उठाएं, नियमित समय पर ईएमआई चुकाते रहें, इससे आपको अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इन बातों पे अमल करके आप अपने वित्तीय व्यवस्था जो है आपके ऊपर, आपके जेब के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा हुआ है, उससे कुछ हद तक जो है आप राहत दे सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।